अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। होल्ड ऑन, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मैं क्यों पैकिंग कर रही हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ। जनाब, जहाँ मैंने जाना था मैं जाकर होकर आ चुकी हूँ, बट ये सारे सीन्स मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हुए थे। सो कहानी को आज के व्लॉग में वहीं से शुरू करेंगे। हम यहाँ पे बेल्ट लगा के रखते हैं। अभी बाकी ने चीज़ें रखी, तुम तो बीच में। अच्छा तो जनाब, इस सफ़र में मैं अकेली नहीं थी, मेरे भाई भाभी भतीजा और मेरी अम्मी भी मेरे साथ थी और हमें एक बहुत ही ज़रूरी काम से जाना था। इतना लंबा स्टे भी हमारा नहीं था। ऐसे समझें कि बस जिस दिन हम गए एक उस रात का स्टे हमने किया, फिर एक अगली रात का स्टे किया और तीसरे दिन सुबह सवेरे हम वहाँ से लाहौर के लिए निकल पड़े थे। तो खैर यहाँ पर अभी मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ और 3 सूट मैंने अपने रख लिए हैं। साथ में मैंने शूज़ भी सूट्स के हिसाब से मैंने रखे हैं। और पता नहीं क्यों इस बार सफ़र पर जाते हुए ना मुझे हल्की फुल्की सी एंग्जाइटी सी हो रही थी, बस घबराहट सी थी कि ना जाने सफ़र कैसा होगा, बस कैसी होगी, सीट्स कैसी होंगी, सफ़र कैसा कटेगा। तो ये सब सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। असल में मुझे बस के सफ़र की बिल्कुल भी आदत नहीं रही। मैं अगर देखूं तो मैंने अपना लास्ट बस का सफ़र किया था 2011 में और वो मैंने ट्रैवल किया था या तो मुल्तान से लाहौर किया था या शायद लाहौर से मुल्तान मैंने ये ट्रैवल किया था। और उस वक्त कहा जाता था कि डेवू इज़ द बेस्ट बस सर्विस इन पाकिस्तान। सो वो मैंने ट्रैवल डेवू से ही किया था और उस वक्त भी लिटरली डेवू की जो सीट्स थी वो इंतहाई पथेटिक थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर से मुल्तान की इस ट्रैवलिंग में मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी अनकंफर्टेबल सीट्स, इतनी गंदी बस, इतनी स्मेल कि मुझसे वो सफ़र काटना ही मुश्किल हो गया था। सो मैं ना अब बहुत ज़्यादा एंक्शस हो रही थी कि ना जाने ये बस का सफ़र कैसा कटेगा, बस कैसी होगी, सीट्स कैसी होंगी। तो इस वजह से मुझे बस हल्की फुल्की सी एंग्जाइटी हो रही थी। लेकिन भाभी ने मेरी खूब अच्छी तरह से तसल्ली कराई थी कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, हमने बहुत अच्छी बस करवाई है, सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल हैं और आपको बिल्कुल ट्रैवलिंग का पता नहीं चलेगा। असल में भाभी को थोड़ा बस से ट्रैवलिंग का आइडिया है क्योंकि वो अपनी अम्मी के यहाँ जब जाती हैं तो वाया बस ही जाती हैं। अच्छा तो जनाब, यहाँ पर आज हमारे ऊपर वाले टीवी लाउंज की डीप क्लीनिंग चल रही है। आज मैंने अपनी हेल्पर्स को बोला था कि थोड़े से सोफ़े वगैरह हटाओ और नीचे झाड़ू और पोछा कर लो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था लाउंज के सोफ़े हटाकर झाड़ू पोछा नहीं हुआ था। सो आज यहाँ की थोड़ी सी हम करेंगे डीप क्लीनिंग। और एक काम मेरे हस्बैंड ने इस बार बड़ा अच्छा किया, गो के उन्हें आदत नहीं है टाइम पर काम करने की लेकिन एक काम उन्होंने इस बार बहुत अच्छा किया कि एसीज़ की जो सर्विस थी ना वो बड़े टाइम पर करवा ली। अब मौसम आ चुका है कि एसीज़ ऑन किए जाएं। हमने भी एसीज़ ऑन कर लिए हैं। तो जी यहाँ पर वैसे तो मैंने अपनी हर चीज़ पैक कर ली थी, बट हल्की फुल्की सी मुझे मेकअप की चीज़ें रखनी थी। मैं वैसे कोई मेकअप लवर नहीं हूँ, बट हल्का फुल्का सा रखना ही पड़ता है साथ। जाहिर है लोगों से मिलना जुलना, घर आना जाना, तो थोड़ा सा अपने फेस को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने जी तरफ का जो ब्यूटी बैग है वो खोल लिया था और उसमें से मैं तरफ की चीज़ें ही देख रही थी कि जो जो मेरी ज़रूरत की हैं वो मैं रख लूँगी। क्योंकि मेरे पास शायद इतना मेकअप नहीं है जितना मेरी बेटी के पास है, क्योंकि मुझे मेकअप का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है। बट मेरी बेटी को बहुत शौक़ है माशाल्लाह, और वो बहुत यूज़ करती है मेकअप। उसका ख़त्म भी हो जाता है माशाल्लाह, फिर नया आ जाता है। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। मतलब बच्चियों को अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो ना तो बच्चियों को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें उनके शौक़ को फॉलो करने देना चाहिए। मैं ये समझती हूँ बच्चियाँ ये चीज़ें नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है मेरी बेटी को मेकअप का शौक़ है, तो मैं उसको फुल अलाउ करती हूँ कि वो जैसे मर्ज़ी करे, जैसे मर्ज़ी सीखे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि वो यूट्यूब वीडियोस देखती है, मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती है, जिसकी वजह से उसका मेकअप इतना अच्छा हो गया है। वो कोरियन स्टाइल मेकअप करती है और आप बिलीव करें शायद मैं भी उस तरह से मेकअप नहीं कर सकती जिस तरह से वो करती है। और अभी तो वो इतनी छोटी है और आगे जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी तो मैं समझती हूँ कि उसके हाथ में कितनी ज़्यादा सफाई हो जाएगी। तो ये भी स्किल होती है। जहाँ आपके बच्चों को पढ़ाई में नंबर 1 होना चाहिए, वहाँ किसी ना किसी स्किल में भी नंबर 1 होना चाहिए।
एजुकेशन हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ द मैंडेटरी थिंग। बट आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप यकीन करें यहाँ एजुकेशन की बेस पे अब जॉब नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो बहुत कम सैलरी होती है, जिसमें आप एक घर को, एक ख़ानदान को नहीं चला सकते, नहीं पाल सकते। बट अगर आपके पास कोई स्किल है ना, तो उस स्किल की बेस पर आप अपने ख़ानदान को अच्छी तरह से खिला पिला सकते हैं, अपने ख़ानदान को आप अच्छी तरह से पाल सकते हैं। तो जब मैं छोटी होती थी ना, मैं आपको एक बात बताऊं, तो वो दौर ऐसा था जहां सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया जाता था। मतलब वहाँ उस वक्त के जो पेरेंट्स थे उन्हें स्किल वगैरह का कोई आइडिया नहीं था। जैसे मैं अगर अपनी लाइफ याद करूँ तो मेरे पेरेंट्स का भी एक ही फोकस था कि पढ़ो 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 पढ़ो। स्किल वगैरह कोई ना ही उस वक्त इस तरह का कोई एक्सपोजर लड़कियों को दिया जाता था, और ना ही इस तरह की कोई अवेयरनेस दी जाती थी। सच पूछें तो हमारे पेरेंट्स खुद अनअवेयर थे कि स्किल भी कोई चीज़ होती है और कोई स्किल सीखना भी कोई चीज़ होता है। तो अब मेरा ख़्याल है कि माँओं को ये चाहिए कि अपनी बेटियों को तालीम भी ज़रूर दें, बट उसके साथ साथ उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो स्किल उनको सीखने दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो स्किल आपकी बेटी के कल को कितना काम आ सकती है और आपकी बेटी को इंडिपेंडेंट होने में कितना वो मददगार साबित हो सकती है। आप लोग यकीन करें, मेरी ऐसी ऐसी लड़कियों से मुलाकात रहती है जो ट्रिपल मास्टर्स करके बैठी हुई हैं, जिन्होंने एमफिल पीएचडी की हुई है, लेकिन जॉब्स नहीं है, घरों में बैठी हुई हैं। और अगर किसी को किस्मत से जॉब मिल भी गई है तो सैलरी कितनी है, इंतहाई कम, यानी जिसमें आप अपना गुजारा भी मुश्किल से कर सकते हैं। लाइफ स्टैंडर्ड तो आपने अपना क्या ही मेंटेन करना है। तो तालीम के साथ साथ अगर आपके बच्चे किसी स्किल में इंटरेस्टेड हैं, किसी स्किल को सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट करना है। और एजुकेशन तो मैंडेटरी है ही। एजुकेशन हमें हर फील्ड में हेल्प करती है। मैं तो कहती हूँ अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस भी बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, देन फिर उसको अपने एक्टिंग करियर में आना चाहिए। क्योंकि एक पढ़े लिखे एक्टर में और एक जाहिल एक्टर में बहरहाल बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आटा हो गया था हमारे घर में ख़त्म, तो थोड़ी सी मैंने गंदम वॉश करवाई थी, और थोड़ी थोड़ी गंदम वॉश करके ही थोड़ी थोड़ी हम पिसवा लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये भी बहुत होता है, काफ़ी अरसे तक हमारा चल जाता है। आप लोग जानते ही हैं कि कितनी ही रोटी हम लोग खाते हैं, ऑलमोस्ट सभी डाइट पर होते हैं। मुश्किल से हमारी पूरे दिन में भी अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल 4 रोटियाँ बनती हैं। मतलब हम 4 लोगों की पूरे दिन में ओवरऑल सिर्फ 4 रोटी बनती है। बाकी मेरी हेल्पर्स वगैरह हैं, वो अपनी रोटियाँ अपने हिसाब से बना लेती हैं। तो यहाँ पर गंदम वॉश हो चुकी है, ड्राई भी हो चुकी है। धूप इतनी तेज़ है कि अब गंदम को ड्राई होने में टाइम लगता ही नहीं है। तो बस अभी इसको रखेंगे कार के ट्रंक में। मैं इसी तरह करती हूँ, जब भी गंदम वॉश होती है, ड्राई होती है, तो मैं इसी तरह से ना फ़ौरन से पहले ही कार के ट्रंक में रख देती हूँ। कार के ट्रंक में रखा होता है तो मेरे हस्बैंड को याद रहता है गंदम पिसवाना, अदरवाइज़ फिर वो भूल जाते हैं। ईद उल फित्र गुज़र चुकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आनी है जी बकरीद, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। वक्त कैसे गुज़र जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटी होती थी ना, तब वक्त इस तरह इतनी जल्दी जल्दी नहीं गुज़रता था, या शायद मैं छोटी थी, मुझे अंदाज़ा नहीं होता था। अब तो वक्त इस तरह गुजरता है, लिटरली ऐसे फील होता है जैसे भाग रहा हो। मतलब संडे आता है और फिर कब नेक्स्ट संडे आ जाता है, यकीन करें मुझे तो पता ही नहीं चलता, वक्त इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखें, अपनी पनाह में रखें, आमीन। अच्छा, यहाँ पर जी डिस्पेंसर हमारा गया हुआ था सर्विस के लिए, और अब डिस्पेंसर हमारा आ चुका है। वैसे तो मैंने ये जो डिस्पेंसर का जो स्टैंड है या चौकी इसको बोलते हैं, ये मैंने धोकर स्टोर में रखी हुई थी, बट अभी इसके ऊपर हल्की हल्की सी डस्ट थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कपड़ा गीला करके ज़रा साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, डिस्पेंसर
हमारा हो गया था ख़राब, इसी वजह से काफ़ी अरसे से आप लोग देख रहे होंगे मैंने बॉटल में पंप लगाकर किचन में रख लिया था, बट अब डिस्पेंसर ठीक होकर आ गया है। इसमें फ़ॉल्ट ये हुआ था कि इसने ना कूलिंग करनी छोड़ दी थी, पानी ठंडा नहीं करता था। सो अब मेरे हस्बैंड ने इसके अंदर का टैंक भी चेंज करवा दिया है और काफ़ी सारी चीज़ें अल्लाह जाने क्या क्या उन्होंने बदलवाई हैं। बहरहाल अच्छी बात यह है कि अब बिल्कुल ये ठीक होकर आ गया है और बहुत अच्छी कूलिंग भी कर रहा है। तो जनाब यहाँ पर हम बैठ गए हैं अपनी बस में और ये है फैसल मूवर्स बिज़नेस क्लास। फैसल मूवर्स की वैसे तो काफ़ी सारी बसेस चलती हैं, बट हमने यहाँ पर ली थी फैसल मूवर्स बिज़नेस क्लास। और इसमें सीट्स नहीं हैं, इसमें रिक्लाइनर्स लगे हुए हैं। और यार क्या कंफर्टेबल सफ़र था, क्या कंफर्टेबल सफ़र था, क्या एसीज़ थे, क्या बस की सफाई थी, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। मुझे बड़ा मज़ा आया सफ़र का और लिटरली मुझे तो पता ही नहीं चला कि सफ़र ख़त्म कब हो गया। और सफ़र की जो एक थकावट होती है वो तो मुझे ज़र्रा बराबर भी फ़ील नहीं हुई। बहुत अच्छी बस थी। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो फैसल मूवर्स बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करें। रेक्लाइनर्स इतने कंफर्टेबल थे, आप अपने हिसाब से बैक को जितना पीछे कर लें, आगे कर लें, फुट रेस्ट भी थे, जितना ऊपर कर लें, जितना नीचे कर लें। और इतनी ब्रॉड सीट्स थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा मज़ा आया। तो मतलब पाकिस्तान में अभी भी अच्छी बसेस मौजूद हैं। हाँ, बस ये होता है कि हमें पता नहीं होता क्योंकि हम ट्रैवल नहीं कर रहे होते, इसलिए हमें पता नहीं होता। खैर जी, तो ट्रैवलिंग हमारी हो गई है स्टार्ट। और बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।